सो लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बेटा आज पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, फिर पढ़ाऊंगा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, पीएच की ओरिजिन कैसे हुई और पीएच निकाली कैसे जाती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आज है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बेटा आपके एग्जामिनेशन में ये 1 नंबर का क्वेश्चन 102% आएगा। ठीक, ऐसे ही फर्स्ट जो 1 नंबर वाले होते हैं उसमें लिखा होगा व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। देखो बेटा नथिंग, कोई स्पेशल चीज नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। देखो मान लो मेरे पास एक CH3COOH है, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इजंट इट। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है। अगर मान लो आप इसको वाटर में डालते हो, सो दिस विल स्प्लिट अप इनटू एसीटेट आयंस, दैट इज CH3COO नेगेटिव आयंस, और यहां का H जो है वो वाटर के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव आयंस। क्लियर हो गई बेटे बात। एंड एज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, यानी ये टूटेगा तो ऐसे बनेगा। बट प्यारे बच्चों ऑन द अदर हैंड हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो उसमें कभी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। मान लो इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, से मैंने HCl डाल दिया, ठीक है। अब ये इसी सॉल्यूशन में डाला है जिसमें वाटर भी पड़ा है, तो HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड will also break up into Cl negative ions, और जो इसके H positive होंगे they will be accepted by water, है ना बेटा, and it will be giving us H3O positive ions. Now as this is a strong electrolyte, ये क्या है, strong electrolyte है, तो क्या इसमें इक्विलिब्रियम होगा, नहीं होगा। पर जब हमने इसमें डाला तो हमारे पास H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन यहां से भी आ गई, जो कि पहले रिएक्शन का क्या था, प्रोडक्ट, यानी यहां इस प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। और अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन को क्या होता है बेटा, इट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और नॉट। अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वाला रिएक्शन कहां हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर बैकवर्ड जाएगा तो जितना ये पहले टूटा था इसकी डिसोसिएशन उससे भी क्या हो गई, कम हो गई, यानी सुप्रेस हो गई, यानी डिक्रीज हो गई। सो दिस डिक्रीज ऑफ, you can say dissociation of a weak electrolyte when a strong electrolyte containing common ion, इसमें कॉमन आयन होगा तभी तो ऐसा होगा ना भाई। अगर आयन कॉमन नहीं होता तो क्या ये इक्विलिब्रियम वापस जाता। तो इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इट इज सुप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, suppression of degree of dissociation of a weak electrolyte, when strong electrolyte containing common ion is added to it। सिंपल बात हो गई कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने सुप्रेस कर दिया, डिक्रीज कर दिया बाय एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आए। मान लो मेरे पास NH4OH है,
आप लोग जानते हैं कि NH4OH इज अ वीक बेस, ये वीक बेस है। जब आप इसको वाटर में डालोगे तो इट विल ब्रेक अप इनटू NH4 पॉजिटिव आयंस एंड साथ ही में यहां पे आएंगे OH नेगेटिव आयंस, एंड एज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सो इसमें इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे पॉइंट पे मान लो हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, से मान लो मैंने इसमें NaOH ही डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वाटर में डिसोशिएट करेगा Na1 पॉजिटिव एंड OH1 नेगेटिव में, ठीक है बच्चे। नाउ ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो इक्विलिब्रियम होना नहीं, बट इससे OH मिले, और OH जो थे वो पहले रिएक्शन के क्या थे बेटे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिलेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, यानी जितना पहले टूटता था इसकी डिसोसिएशन उससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस सुप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट when strong electrolyte containing common ion is added to it, it is called as common ion effect. Got it or not? समझ में आ गया बेटे। कई लोग एक और चीज पढ़ाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट बेटा पहली बात तो समझ ले, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ एक हुआ है ऑड आयन इफेक्ट, ठीक, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस जबरदस्ती, ठीक। तो देखो बेटे ऑड आयन इफेक्ट अगर कोई पूछ ही ले तो क्या होगा, क्या मान लो आपने क्या किया, ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, से NH4OH ले लिया, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास वैसे वाटर में इसको डाला और इसने NH4 पॉजिटिव बनाया और OH1 नेगेटिव बना लिया बेटे जी, समझ में आई। अब ऐसे समय में मैंने इसमें Na2S की सॉल्यूशन डाल दी, किसकी, Na2S की सॉल्यूशन डाल दी। अब Na2S मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये टूट करके इसने दिया 2Na1 पॉजिटिव एंड S21 नेगेटिव, यानी सल्फाइड आयन हमें मिल गए। अब होता क्या है कि जो अमोनियम आयन होते हैं, अमोनियम आयन अगर सल्फाइड आयन के साथ जुड़ जाएं तो ये NH4 का होल ट्वाइस S, ठीक, यानी कहने का मतलब अमोनियम सल्फाइड बना देते हैं, विच इज अ प्रेसिपिटेट, विच इज अ प्रेसिपिटेट। तो जब हमने इसमें डाला ये अमोनियम आयंस इसके साथ जुड़ गए, जुड़े तो बेटे इसका प्रेसिपिटेट बन गया। अगर प्रेसिपिटेट बना तो यहां से ये कम हो गए, अगर प्रोडक्ट कम हो गए तो रिएक्शन कहां आएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगा, यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। बट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ी एक ऐसे आयन की वजह से जो कि वैसे रिएक्शन में कहीं था ही नहीं, इट वॉज एन ऑड आयन, तो इसको लोग ऑड आयन इफेक्ट कह देते हैं कि अगर कोई आयन प्रोडक्ट के किसी आयन का प्रेसिपिटेट बना देता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसको लोग बाग ऑड आयन इफेक्ट की तरह पढ़ा देते हैं। एक्चुअली ये एक लियो शेटलर प्रिंसिपल का एग्जांपल है, दैट्स ऑल। कॉमन आयन इफेक्ट भी, ऑड आयन इफेक्ट भी, लेकिन ऑड आयन इफेक्ट किसी बुक में किस तरह लिखा नहीं हुआ है, पर लोग कई बार पढ़ा देते हैं। और मैं आपको जानते हो, आप मुझे, मैं हर वो चीज करवाता हूं जो मेरे बच्चे को किसी और से पता चले, तो ये ना हो कि नहीं किसी और से पता चलिए। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, चाहे वो सही है गलत है, मैं साथ में बता देता हूं गलत है, क्योंकि ऐसी कोई चीज है नहीं। बट अगर कोई पूछे तो हमारे पास जवाब है कि ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है। जब भी कोई ऑड आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी आयन की प्रेसिपिटेशन करके उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ा दे, उसको अपन ऑड आयन इफेक्ट कह लेते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है, दोनों क्लियर हो गए। नाउ अब चलते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ऐसी चीज ही पूछ लेते कई बार। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर।
सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। बेटे आज जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना अभी, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस तुम देखोगे पीएच में, इसलिए पहले बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो बेटे, अगर मान लो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हमने वाटर लिया, ठीक, और वाटर में डाला। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, वाटर को वाटर में डाला, ठीक। अब मान लो कि ये वाटर डिसोशिएट हो गया, इसका H पॉजिटिव बन गया और इसका OH नेगेटिव बन गया। आपको पता है कि H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो ये H पॉजिटिव कौन ले लेगा? ये वाला वाटर ले लेगा, और उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? एक बन जाएगा H3O पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव इसने ले लिया तो क्या बना? H3O पॉजिटिव आयन। और दूसरा क्या बचेगा? OH नेगेटिव आयन। क्लियर हो गई? तो वाटर जब आयोनाइज होता है तो वाटर के अंदर हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन होते हैं, OH नेगेटिव आयन होते हैं। बेटा H3O पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। सो दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयंस। और जो OH नेगेटिव होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है जी। और ये हो गई सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जब सेल्फ आयोनाइज होता है तो वो वाटर के अंदर दो चीजें बनाता है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। हालांकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। मान लो अगर मैंने इस रिएक्शन का K लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बोलो मैं कैसे लिखूंगा? क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि दो जगह पे वाटर आ रहा है तो H2O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया ना। पर बेटे वाटर तो कभी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे। लेट वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट विद कांस्टेंट। तो हमारे पास आया K इंटू H2O का होल स्क्वायर, and that should be equal to H3O positive की concentration and OH negative की concentration. बेटे constant into constant is another constant. इस constant को हम बोल देते हैं KW। क्या बोल देते हैं? KW. And KW is equal to H3O positive की concentration into OH negative की concentration का product. KW को बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो बेटे अगर तुमसे कोई पूछता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, बोलोगे इट इज प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन वाटर। वाटर में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है बेटे, उसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा करते हैं। समझ में आ गई बेटे बात? क्लियर हो गया यहां तक? अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर वाटर में वाटर टूटा कैसे, है ना? ये डिसोसिएशन का मतलब क्या है? देखो बेटे समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात है, हमें कोई फ्रिज में बैठ के तो रिएक्शन नहीं करने, ना ही हमने ओवन के अंदर चढ़ के रिएक्शन करने हैं। हमने हर चीज कहां देखनी है? रूम टेम्परेचर पे। तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये जो KW है, इसकी वैल्यू जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की तो ये पाया कि 1.008 इंटू 10⁻⁻14 है। एट 298 केल्विन 25 डिग्री पर, यानी एट 298 केल्विन पर KW की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1.008 इंटू 10⁻⁻14 होती है। इसका मतलब कि ये वैल्यू बहुत ही कम है। 10⁻⁻14 का मतलब है
कि 10 टू पावर 14 आयन में सिर्फ एक वाटर टूटा है। 10 टू पावर 14 वाटर में सिर्फ एक वाटर टूटा है। बेटा आज पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन की बात करो कितनी है? आज दुनिया की पूरी पॉपुलेशन है 10 टू पावर 10। कितनी है? 10 टू पावर 10। कल को अगर वो 10 टाइम्स बढ़ जाए तो 10 टू पावर 11 हुई। कल को वो 100 टाइम्स बढ़ जाए तो 10 टू पावर 12 हुई। कल को वो 1000 टाइम बढ़ जाए 10 टू पावर 13 हुई। कल को वो 10,000 टाइम्स बढ़ जाए तो 10 टू पावर 14 हुई। है ना बेटा? तो मतलब दुनिया की पॉपुलेशन को 10,000 टाइम बढ़ा दो, वो 10 टू पावर 14 हो गई। उसमें से एक एलियन 10 टू पावर 14, दुनिया की जितनी आज पॉपुलेशन है उसको आप 10,000 टाइम बढ़ा दो, उसमें से एक एलियन निकल आया, तो बोलो कोई मतलब हुआ उसका? उसी तरह से वाटर बहुत सारा लोगे तो कोई एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा बेटा, उसकी वजह से हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आएगा विच इज वेरी वेरी लो। बट एज डिसोसिएशन जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कोई भी बॉन्ड तोड़ना उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? सो दिस रिएक्शन मस्ट बी एंडोथर्मिक और नॉट। और हमने ये पढ़ा था बेटे एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेंगे, यानी Kw की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। Kw की वैल्यू जो होती है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे अगर इसको 100 डिग्री तक ले जाओ, अगर इसको 100 डिग्री तक ले जाओ तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 टू पावर -13 के पास आ जाती है। अब एक बात बताओ, 10 टू पावर -14 बढ़ा कि 10 टू पावर -13 बढ़ा? अरे 10 टू पावर -13 बढ़ा, है ना बेटा? माइनस की पावर जितनी छोटी एक्चुअली वैल्यू उतनी बड़ी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे Kw की वैल्यू बढ़ेगी। ये 10 टू पावर -13 से -14 से -13 होगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और बढ़ती चले जा सकती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक प्रोडक्ट बढ़ता है। बोलो यहां तक क्लियर? आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आ गई? अब एक बात समझते हैं, इसको आगे कर दूं भाई? लिख लिया सभी ने? अब बेटा अगर मान लो प्योर वाटर है, इन प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर है तो बेटा प्योर वाटर में क्या होगा? बेटा प्योर वाटर में आपका जितने H3O पॉजिटिव होंगे क्या उतने ही OH नेगेटिव होंगे कि नहीं? है ना जी? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा था, एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा था, उसने H पॉजिटिव बनाया था, उसने OH नेगेटिव बनाया था, तो जितने H पॉजिटिव बने होंगे उतने ही तो OH बने होंगे ना भाई। अरे बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए प्योर वाटर में जितने H3O पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव, से इसको X मान लेते हैं, से इसको X मान लेते हैं। नाउ यू वेरी वेल नो दैट एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन जो Kw होगा वो H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अब मैंने बोला इसको X मान लेते हैं, तो Kw की वैल्यू क्या आ जाएगी? X इंटू X। ठीक है बच्चे? इसका मतलब Kw विल बी इक्वल टू X स्क्वायर, तो X विल बी इक्वल टू रूट ऑफ Kw, और Kw की वैल्यू कितनी है 298 पे? So this should be equal to 1.008 into 10 to power -14, isn't it? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 10 to power -7। 1.88 का रूट ऑलमोस्ट 1 ही हो गया ना? ठीक। तो कहने का मतलब इन प्योर वाटर, अगर वाटर प्योर होता है उसमें जितने H3O पॉजिटिव होते हैं उतने ही OH नेगेटिव होते हैं, और वो 10 टू पावर -7 होते हैं एट 298 केल्विन। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी,
ठीक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्योर वाटर न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने H3O पॉजिटिव उतने ही OH नेगेटिव है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? पर मान लो अगर एसिडिक वाटर हुआ, इन एसिडिक वाटर, अब एसिडिक वाटर में क्या होगा, H3O पॉजिटिव वाटर के तो है ही है, पर H पॉजिटिव तो एसिड से भी मिलेंगे ना, और वो H पॉजिटिव वाटर के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो एक्चुअली H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH से क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो एसिडिक वाटर में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इन एसिडिक वाटर H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज मोर देन OH नेगेटिव, बट बेटा KW विल बी सेम, KW इज सेम। बेटा KW तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था एक तरह से। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं करता है सर। पर बात समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे हो गया कि H3O पॉजिटिव तो ज्यादा है बट KW की वैल्यू सेम है। सी समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास वाटर था, ठीक, एंड वाटर वाज टूटिंग इनटू H3O पॉजिटिव and putting into OH negative, and you added some acid, say HA. HA is an acid. You add that acid. अब एसिड को आपने उसी वाटर में डाला है और एसिड टूटेगा H पॉजिटिव में, तो इसने हमें दिया H3O पॉजिटिव और साथ में क्या दे दिया, A नेगेटिव दिया कि नहीं? अब बेटे देखो हुआ ये कि ये H3O पॉजिटिव बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? ये यहां प्रोडक्ट थे तो यहां रिएक्शन में प्रोडक्ट बढ़ गए, रिएक्शन बैकवर्ड हो गया। जितने H3O पॉजिटिव बढ़े थे उससे रिएक्शन बैकवर्ड हो गए, K की वैल्यू वही रह गई। पर एक बात देखो, जितने ये रिएक्शन पीछे गया, जितने H3O पॉजिटिव कम हुए उतने OH भी तो कम हो गए, है ना? जितने H3O पॉजिटिव कम हुए उतने OH भी तो कम हो गए। पर जो H3O पॉजिटिव कम हुए थे तो वो तो एसिड से मिल गए थे हमारे को। जितने बढ़ रहे थे उतना ही रिएक्शन वापस जा रहा था ताकि ये कांस्टेंट रहे, पर उस चक्कर में ये तो कम हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि ये कहीं और से मिल तो नहीं रहे। मान लो बेटे पहले ये 10 आयन थे और ये भी 10 थे, अब आपने 5 यहां से डाल दिए तो 5 ये 15 हो गए, 15 थे तो 10 रहने चाहिए थे। ये पीछे गया रिएक्शन, ये 15 में से कुछ पीछे हो गए, ये 10 में से कुछ पीछे हो गए, बट अल्टीमेटली इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? समझ रहे मेरी बात? पर KW तो उतना ही रहा है ना, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगी। समझ रहे मेरी बात? तो KW विल रिमेन सेम। बेटा KW को सेम रखने के लिए तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। इक्विलिब्रियम का इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पे किस चीज का इफेक्ट क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो वही आना चाहिए। अगर हम कोई कंसंट्रेशन बढ़ाते रिएक्शन बैकवर्ड जाता ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहे, है ना पुत्र? समझ में आई? तो KW विल रिमेन सेम। हालांकि एसिडिक वाटर में H3O पॉजिटिव ज्यादा होते हैं बट KW विल रिमेन सेम। ऐसे ही बेटे अगर मैं बोलता इन बेसिक वाटर, अगर बोलता बेसिक वाटर यानी वाटर में बेस डाल दिया, बेस से हमें क्या मिलेंगे? OH नेगेटिव। तो बेसिक वाटर में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, है ना बेटा? OH ज्यादा हो जाएंगे, H3O पॉजिटिव कम हो जाएंगे, बट माइंड इट KW विल रिमेन सेम। KW सेम रहता क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और स्टोइकियोमेट्री पे। ना यहां आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो ना रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री चेंज कर रहे हो, तो KW क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? पर एक बात क्लियर हो गई कि प्योर वाटर में जितने हाइड्रोनियम होते हैं उतने हाइड्रोक्सिल होते हैं और उनकी वैल्यू 10 टू पावर -7 होती है। एसिडिक वाटर में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से ज्यादा होती है।
पर KW की वैल्यू सेम रहती है। और बेसिक वाटर में OH की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, बट KW विल रिमेन सेम। बोलो बेटे, ये क्लियर हुआ? ये आगे यूज होगा सारा का सारा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ में आया क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, क्योंकि आगे जाके पीएच में यही सब काम आएगा। क्लियर? अब चलते एक और चीज, पूछेंगे, पढ़ेंगे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb of its conjugate base, यानी एक एसिड है, उसका Ka देखा जाता है, कल पढ़ा था ना आपने, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड होता है, और Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है ना। हम बोल रहे हैं एक एसिड और उसके कंजुगेट बेस के Kb में रिलेशनशिप क्या है, ध्यान देना बेटे। हमारे पास एक एसिड था Ha। एसिड क्या था? Ha। इस Ha को डाला वाटर में, ठीक बेटा, वाटर में डाला तो दिस मस्ट हैव बीन चेंज्ड इनटू H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारे पास H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में टूटा होगा। H पॉजिटिव जो होगा वो वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उससे वाटर बन गया H3O पॉजिटिव और साथ में क्या रह गया? A नेगेटिव। ये डिसोसिएशन हो गई किसी भी एसिड की। अगर बेटे मैं यहां पे इसका K लिखना चाहता हूं, इस रिएक्शन का, तो क्या लिखूंगा K मैं यहां पर? H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन। वाटर तो लिखना नहीं है, बोलो समझ में आता है? अब ये जो A नेगेटिव है, ऑब्वियसली इसको हम क्या बोल देंगे? Ka बोल देंगे बेटा, क्योंकि वाटर जो यहां वाला था वो यहां मल्टीप्लाई किया तभी तो Ka आया। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है ना बेटा, ऊपर आयनाइज्ड फॉर्म, नीचे अनआयनाइज्ड फॉर्म। क्लियर है? अब जो इसका बेस था, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या था? कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब H दे देता है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस, है ना बेटा। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है A नेगेटिव, बेटा ये A नेगेटिव भी तो वाटर में ही आएगा कि नहीं आएगा? है ना, वाटर तो डाला ही था। अब A नेगेटिव वाटर से क्या निकाल लेगा? नेगेटिव है तो वाटर से क्या निकालेगा? पॉजिटिव निकालेगा। पॉजिटिव निकाला तो उसने क्या बनाया? Ha प्लस OH नेगेटिव, यानी यहां वाटर इज ब्रेकिंग अप इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एंड दिस H पॉजिटिव इज जोड़िंग टू A नेगेटिव, सो Ha प्लस OH आ गया। क्लियर? अब ये बेस था। अब इसका अगर मैं Kb लिखता हूं तो क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? Ha इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बच्चे? ठीक है, समझ में आती है? अब मान लो इस OH को यहां ले जाते हैं, तो क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं? Ha अपॉन A नेगेटिव इज इक्वल टू Kb डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। हाँ जी। विल दिस इंप्लाई कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको लिख दूं A नेगेटिव बाय HA, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय KB। हाँ जी, उल्टा कर दिया ना हमने। हाँ जी, अगर ये उल्टा किया तो वो भी उल्टा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मान लो आपने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, और इसमें एक चीज मेरे पास थी,
ये क्या था, A बाय HA था कि नहीं, है ना। सो A बाय HA की वैल्यू यहां से पुट कर सकते ना, पुटिंग इन वन, हमने वन में पुट कर दिया बेटा इसको A बाय HA को। अगर आपने वन में पुट कर दिया तो क्या बना, KA इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव, और A नेगेटिव बाय HA की वैल्यू क्या है, OH नेगेटिव बाय KB। क्लियर जी, इस KB को इधर ले जाए तो KA इंटू KB शुड बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, है ना जी। इस चीज को क्या बोलते तुम, अभी पढ़े थे, इस चीज को क्या बोलते हो, क्या इसको KW बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो क्या मतलब रिलेशनशिप ये हो गया, KW इज इक्वल टू KA इंटू KB। बोलो समझ में आया कि नहीं, रिलेशनशिप डिराइव हुआ कि नहीं। तो अगर किसी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का KB का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो KW के बराबर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे हम यूज करेंगे बेटा। रिलेशनशिप डिराइव्ड, अब इस पे क्वेश्चन कैसे, न्यूमेरिकल। हमें बोल दिया कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का KA 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 है, तो उसके कॉन्जुगेट बेस का KB निकाल दो। अब ये तो पता ही है कि 10 टू पावर -14 होता है, इसकी वैल्यू तो पता ही है ना कि 10 टू पावर -14 होती है एट 298 केल्विन, है ना बेटा। सर 1.008 इंटू 10 टू पावर -14 होती है बेटा, 1.008 को 1 लिख सकते हो कि नहीं, तो इसकी वैल्यू 10 टू पावर -14 होगी। आपको अगर KA दिया होगा आप KB निकाल सकोगे, आपको KB दिया होगा आप KA निकाल सकोगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल। बोलो ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमारे को। आर यू श्योर, आगे चलते मेरे दोस्तों। नाउ आज जो मेन इंपॉर्टेंट बात जिसको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं मेरे साथ, सो दैट इज कॉल्ड एज टू बी pH। अब ये pH क्या होता है बेटा, pH अगर फ्रेंच में बोले तो बोलते प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर मत बोलना सर ने फ्रेंच नहीं सिखाई थी, है ना। फ्रेंच में क्या बोलते हैं, प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुम डेनिश होते तो बोलते पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पोटेंस, फ्रेंच में प्यूसेंस, डेनिश में पोटेंस। अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली इसका मतलब हम बोल देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यहां फिर आप बोल सकते प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहां बोल सकते पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर जी। ये जो pH है, ये इसका कॉन्सेप्ट हमें एक सोरेनसन नाम का बंदा था, सोरेनसन, उसने दिया था। पर उसके दिमाग में ऐसा आया क्यों कि pH जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए, कैसे आया। देखो बेटे, कल की क्लास में, रात वाली क्लास में आपने पढ़ा कि मेरे पास अगर HF हो और HCl हो तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो आपने पढ़ा कि डाउनवर्ड जा रहे होते हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ HF से वीक होती है, तो HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ HF। ठीक है, ये पता चल गया था। पर कल को अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास 0.1 मोलर HCl है और 0.01 मोलर HCl है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, तो बताना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही HCl है। ठीक, ऐसे केस में जब हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ हो, वो कैसे निकालें। जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन पे हो तो वो कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने
पीएच का इजाद किया। तो पीएच आया कि कंसंट्रेशन बेस्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस निकालने के लिए, कि कंसंट्रेशन किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क डालती है, कौन ज्यादा स्ट्रांग कौन कम स्ट्रांग होगा अगर कंसंट्रेशन का चेंज कर दिया जाए। तो हम कहने को तो ये बोल सकते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्गर देन HCl, पर क्या हर कंसंट्रेशन पे H2SO4 स्ट्रॉन्गर देन HCl? अब हमें कैसे पता चले ये चीज? उसके लिए पीएच निकाला गया बेटा। यानी पीएच वाज कैलकुलेटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? अब पीएच जो होता है बेटे, इस छोटे पी का मतलब ही क्या होता है? माइनस लॉग। कहीं पे भी छोटा पी लगा हुआ देखोगे ना, उसका मतलब माइनस लॉग। ठीक, यानी अगर हम बोलते पीएच तो इसका मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ एच। और आपको पता है कि एच जो है, आपको पता है एच की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम उसको H3O पॉजिटिव लिख देते हैं। तो पीएच कैन बी रिटन एज माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा? नो माइनस लॉग क्यों लिया गया सर, ऐसा ही क्यों किया गया सर? ठीक, इन सबको समझना है। पहले तो इसकी पूरी ये समझेंगे हुआ क्या, क्यों ऐसा किया गया, ठीक, तभी तो हम सब चीजें कर पाएंगे। तो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। माइनस लॉग ही क्यों लिया बेटे? अभी आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास H3O पॉजिटिव जो होते हैं 10⁻⁻7 होते हैं इन प्योर वाटर, पढ़ा था ना बेटा? मान लो थोड़ा एसिड डाल दिया, वो 10⁻⁻6 हो गया। कोई और था उसमें कुछ और एसिड डाला, वो 10⁻⁻5 हो गया। तो इसको कंपेयर करने के लिए 10 की पावर माइनस में चलती है, उसको कंपेयर करना होता है, विच इज क्वाइट टीडियस टास्क, है ना बेटा? हम अक्सर भूल जाते हैं कि माइनस का वैल्यू में जो माइनस की पावर में जो छोटी एक्चुअली वो बड़ी वैल्यू, अक्सर भूल जाते हैं। उस कंपैरिजन को रूल आउट करने के लिए हमने उसको होल नंबर डिजिट में कन्वर्ट करना चाहा। किसमें? होल नंबर डिजिट में कन्वर्ट करना चाहा, ताकि हमें ये समझ में आ जाए। तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसका माइनस लॉग लिया है। होल नंबर ना बोले मतलब उसको एक पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसका माइनस लॉग लिया है। ठीक, जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक तो 0.1 मोलर HCl है। अब क्योंकि HCl से एक H पॉजिटिव मिलता है, HCl में एक ही तो H है ना, तो अगर मैं यहां से पूछूं कि अगर इसको वाटर में डालें H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोशिएट करके H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 है तो 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, और हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग की हमेशा क्या होती है? 100% डिसोसिएशन। तो बेटा ये 0.1 मोल ही देगा H पॉजिटिव का, यानी इसमें H3O पॉजिटिव 0.1 यानी 10⁻⁻1 हो गया। क्लियर हो गया? वहीं पर एक दूसरा HCl ले लिया था अपन ने 0.01। अब फटाफट से बताओ, अगर ये टूटा तो इसने H पॉजिटिव कितने दिए होंगे? 10⁻2 ही दिए होंगे। सर ये कैसे हो गया? यहां 0.01, यहां 10⁻2, एक ही बात है कि नहीं? है ना? तो 10⁻2। अब अगर मेरे को इसमें कंपेयर करना है कि इसके H3O पॉजिटिव 10⁻2 है, इसके 10⁻1 है, इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें H3O पॉजिटिव ज्यादा है, इसमें H3O पॉजिटिव कम है, पर इसमें हमारे से गलती लग सकती है। इसलिए हमने क्या किया? हमने इसका माइनस लॉग ले लिया, माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। बेटे जी सिंपल बात यह हो गई, इसका मतलब हो गया माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की वैल्यू कितनी थी? 10⁻1। क्या इसका मतलब यह हो गया माइनस इंटू -1 लॉग ऑफ 10? लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1, तो क्या इसका मतलब 1 हो गया? तो इसकी pH 1 हो गई, इसकी pH क्या हो गई? 1 हो गई। और वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं,
यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, तो वो आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2, है ना पुत्र? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं पीएच हो गया ना? इज दिस पीएच? माइनस लॉग को क्या लिखते हैं? पी, है ना? किसी का नाम हो पूनम और वो छोटे पी से लिखती हो तो उसका मतलब होगा माइनस लॉग ऑफ ऊनम, ठीक? तभी नाम का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल, है ना भाई? अगर किसी का नाम है पूजा और उसने छोटे पी से लिख दिया तो क्या बोलोगे? माइनस लॉग ऑफ पूजा, है ना? कैपिटल लॉग पी से लिखेगी तब वो पूजा होगी। समझ में आई? तो यहां पे पीएच हमने लिख दिया। अब इसका मतलब माइनस इंटू -2 लॉग ऑफ 10 हो गया। हाँ जी, वैल्यू कितनी आ गई? 2। बेटे अब एक बात बताओ, इन दोनों में से किसका कंपैरिजन आसान है? 10 की पावर माइनस में कि इसका कंपैरिजन आसान है? 1 और 2 का? 1 और 2 का आसान है ना? तो हमने माइनस लॉग इसलिए ले लिया ताकि उसका कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाए, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, इजीली कंपेयर कर सकें। बोलो एम आई क्लियर? समझ में आता है कि नहीं? अब बेटे एक खास बात जो ध्यान देना नहीं लोग बताते, बेटे यहां पे जो H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन भरते हो ना, ये मोलैरिटी नहीं भरनी है यहां पे, यहां नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड भरनी है। क्या भरनी है? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड भरनी है, मोलैरिटी नहीं भरनी है। पर सर आपने तो मोलैरिटी भरी है ना? आपने तो सर मोलैरिटी भर डाली, आप साथ में बोल रहे नॉर्मेलिटी। बेटा देखो, हमने आपको पढ़ाया था कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। बोलो ऐसा बताया था कि नहीं? और जो एन फैक्टर होता है वो अगर एसिड हो तो किसके बराबर होता है? बेसिसिटी के बराबर, कि कितने एच दे देगा। तो बेटे यहां पे H1 था तो यहां पे मोलैरिटी इंटू 1, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर हो जाती थी ना, इसलिए मैंने यहां पे नॉर्मेलिटी की जगह सीधे डायरेक्ट मोलैरिटी भर दी क्योंकि बराबर है। बट अदरवाइज हमेशा हम क्या भरेंगे? नॉर्मेलिटी भरेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? सभी को क्लियर हो गया? कोई मुश्किल? अब देखो बेटे, इसका स्केल डिराइव करना था, बात वही आ गई, हमने क्या फ्रिज में बैठ के काम करना है या अवन में चढ़ के काम करना है? रूम टेम्परेचर पे। तो हमें यह समझ में आता था कि जो KW हुआ करता है ना, वो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है जी? अगर मैं दोनों साइड माइनस लॉग ले लूं, दोनों साइड माइनस लॉग ले लूं, तो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? दोनों साइड माइनस लॉग ले लिया। बेटा माइनस लॉग को सर ने क्या बताया? क्या बताया? माइनस लॉग को क्या बताया? P, तो ये बन गया PKW, है ना जी? और यहां माइनस लॉग ऑफ H क्या हो गया? PH, और माइनस लॉग ऑफ OH क्या होगा? POH। क्या होगा? POH। तो PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। ठीक है बेटा? नो एक बात बताओ, एट 298 केल्विन KW की वैल्यू क्या थी? 10 टू पावर -14 डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन। ठीक? तो भैया अगर PKW की बात करूं तो माइनस लॉग ऑफ KW मतलब माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -14, मतलब यहां पे 14 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी में एट 298 केल्विन
पी के डब्ल्यू क्या है 14, तो 14 मस्ट बी इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। क्यों मेरे दोस्तों? इसलिए सोरेनसन ने क्या किया कि एक स्केल ले लिया 0 से 14 तक का। 14 वैल्यूज आ सकती हैं इसमें, 0 से 14 तक का स्केल ले लिया। देखो बेटे, इन न्यूट्रल वाटर, अब सारी वो चीजें यूज होंगी जो पीछे बताया था आपको मैंने। इन न्यूट्रल वाटर, अगर न्यूट्रल वाटर होता है तो जितना H3O पॉजिटिव उतना ही OH नेगेटिव, और वो कितना एट 298 केल्विन। अब बेटे इसका मतलब अगर मैं माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव लेता हूं तो वो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -7। क्यों जी? तो जो pH होगा वो 7 के बराबर होगा, और pOH भी कितना होगा 7 के बराबर होगा। तो प्योर वाटर का pH भी 7, pOH भी 7, और प्योर वाटर न्यूट्रल होता है ना। तो 7 को हमने न्यूट्रल पॉइंट ले लिया। 7 को क्या ले लिया? न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि उस समय pH कितना है 7। न्यूट्रल वाटर का pH कितना है 7 है कि नहीं? तो इसलिए pH जो हो गया 7 हो गया। अब मान लो एसिडिक वाटर है, हमने पढ़ा था इन एसिडिक वाटर, ध्यान से देखते रहना भाई। इन एसिडिक वाटर, अगर एसिडिक वाटर होगा तो क्या होता है? H3O पॉजिटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव। यानी हम ये बोल सकते हैं कि H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मोर देन 10 टू पावर -7 होगी। मोर देन 10 टू पावर 7 मतलब 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -4, ये उससे ज्यादा होगी। अब बेटा अगर 10 टू पावर -6 होता तो वैल्यू क्या आती pH की 6, 10 टू पावर -5 होता तो वैल्यू क्या आती 5, 10 टू पावर -4 होता तो वैल्यू क्या आती। यानी 7 से नीचे अगर वैल्यूज आ रही हैं तो मतलब सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है। इसलिए 7 से नीचे सॉल्यूशन कैसा होता है एसिडिक होता है। बोलो समझ में आया? अगर मान लो बेसिक वाटर है, बेसिक वाटर में, इन बेसिक वाटर में OH नेगेटिव जो है इट इज ग्रेटर देन 10 टू पावर -7, है ना जी। तो जो pOH होगा, बेसिक वाटर में हम OH देख रहे हैं, बेस OH रहता है ना, तो हम OH देख रहे हैं, तो OH की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7 से बड़ी, यानी 10 टू पावर -6। बेटे अगर 10 टू पावर -6 OH हुआ तो उसका pOH कितना होगा 6 होगा कि नहीं? pOH 6 होगा, पर क्या KW चेंज होता है? ये स्केल तो 14 का ही रहेगा, ये तो 14 ही रहेगा, पर क्या होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो pH कितनी आ जाएगी 14 में से 6 माइनस हो गया 8 आई कि नहीं? यानी अगर OH की कंसंट्रेशन 10 टू पावर 7 से ज्यादा होती गई तो pH की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? बेटे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये 10 टू पावर -6 हुई तो pOH 6 हुआ, अगर pOH 6 हो गया तो ये तो 14 ही रहना है, क्योंकि KW कभी चेंज नहीं करता है ना बेटा। तो ये इधर जाएगा तो 14 - 6 pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी ना। इसका मतलब ये है इससे ऑनवर्ड जाओगे, 7 से ऑनवर्ड जाओगे तो ये बेसिक होगा, उसमें बेस ज्यादा होगा। तो पता चला स्केल कहां से आया भाई? हाँ जी, कि 14 का स्केल क्यों आया, है ना। और उसमें 7 न्यूट्रल पॉइंट क्यों आया, 7 से नीचे एसिडिक क्यों, 7 से ऊपर बेसिक क्यों? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बट ये सब कहां पे है? एट 298 केल्विन।
एट 298 केल्विन। बेटे क्लियर? पीएच की डेवलपमेंट समझ में आई? स्केल कहां से आया 14 का? 7 न्यूट्रल पॉइंट क्यों, 7 से नीचे एसिडिक क्यों, 7 से ऊपर बेसिक क्यों, ये समझ में आ गया। अब यहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको कहा pKw at a certain temperature, pKw at a certain temperature is 13.6. pKw at a certain temperature is 13.6. A solution having pH 6.8 is number 1 neutral, number 2 acidic, number 3 basic, number 4 cannot be predicted। ठीक है बच्चे, हम ये तो जानते थे 7 से नीचे क्या होता है, एसिड होता है। तो लड्डू बच्चा क्या बोल देता, एसिड बोल देता। पर वो तब था जब pKw कितना होता है 14। यहां pKw की वैल्यू क्या है, चेंज्ड है। तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट वो कितना होगा बेटा, वो pKw डिवाइडेड बाय 2। पहले भी तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करते थे, 7 आता था। तो मतलब ये आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये 6.8 आया? और सॉल्यूशन की पीएच कितनी थी? तो बोलो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? सो दिस सॉल्यूशन इज डेफिनेटली न्यूट्रल। तो मतलब ये नहीं है भाई 7 से नीचे एसिड होना, वो सिर्फ कब 298 पे, जब pKw 14 या KW 10 to power -14। मान लो इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक, और हमें ये बोल देते हैं कि हमारे पास pKw जो है वो 13.5 है और सॉल्यूशन का pH वही 6.8 है। अब सॉल्यूशन कैसा होगा? 13.5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 6.75। और सॉल्यूशन कैसा है? 6.8। ज्यादा हो गया ना, तो ये सॉल्यूशन अब कैसा होगा? बेसिक, है ना? ठीक, समझ रहे हैं? अगर 298 केल्विन होता तब pKw 14 होता, तब तो 7 से नीचे क्या होता है? एसिड। ठीक, वहीं पर अगर मैं बोल देता कि pKw की वैल्यू 13.8 है, ठीक, तो बेटा फिर न्यूट्रल पॉइंट कैसा होता? 13.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता बेटा? 6.9। अभी सॉल्यूशन का पीएच कितना दिया था? 6.8। तो 6.8 उस समय क्या होता? एसिडिक। बात समझ में आई? न्यूट्रल पॉइंट इज हाफ ऑफ दिस, एक्चुअली pKw का हाफ। उससे नीचे की वैल्यू एसिडिक होती है और उसके ऊपर की वैल्यू बेसिक होती है। बट हम जैसे बार बार बोल रहे हैं कि भैया हमें रिएक्शन हमेशा कहां करवाना है? रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे 7 से नीचे क्या आएंगे? एसिड्स। 7 से ऊपर क्या आएगा? बेसिक। एंड 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट एट रूम टेम्परेचर। किसी भी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा 7 भी नहीं हो सकती। हमेशा एसिड की पीएच 7 से नीचे रहेगी और बेस की पीएच हमेशा 7 से ऊपर रहेगी। बोलो क्लियर? अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लोगे। ठीक, बहुत सिंपल 2+2 वाले क्वेश्चन दूंगा जो आपने 10वीं में निकाले होंगे कभी। मुझे बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ
हमें ना 6 सॉल्यूशन दी है। पहली 0.1 मोलर HCl, इसका पीएच निकालना है, अलग अलग से निकालना है, ऐसा नहीं भी इकट्ठी जोड़ के नहीं दिया है। और दूसरी दी है 0.01 मोलर HCl, तीसरी दी है 0.001 मोलर HCl। ठीक, इन तीन का पीएच निकालेंगे। और वहीं पर हमारे को एक दी है 0.01 मोलर NaOH। ठीक, दूसरा दिया है 0.001 मोलर NaOH, तीसरा दिया है 0.0001 मोलर NaOH। चलो बेटा फटाफट से वैल्यूज निकालना जरा। बहुत सिंपल है ये। हाँ जी, इसमें H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आई? 10 टू पावर -1 है ना। तो पीएच कितनी आई? माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -1, दैट इज 1। सभी कैसा आया? इसमें H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे आई? 10 टू पावर -2। तो पीएच कितनी आई? माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -2, दैट इज 2। यहां पे H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आई? 10 टू पावर -3, इसलिए पीएच क्या आई? माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -3, दैट इज 3। सर क्या कराई जा रहे हो यार? 2 + 2, अरे बहुत बड़ी बात है। क्यों है बड़ी बात? एक बात ध्यान देना, सबसे पहली बात जो यहां पे हमें ध्यान देनी है वो क्या, कि आपने यहां से यहां अगर वैल्यू 10 टू पावर -1 है तो पीएच 1 है, यहां -2 है तो 2 है, यहां -3 है तो 3 है। यानी 10 की जो पावर होती है वही पीएच हो जाता है, इसलिए तो इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पता चला पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं इसको, है ना। 10 वाली जो पावर है वही जा रही है। पर अगली बात समझो, यहां से यहां आपने क्या किया? कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है। कितना? 10 टाइम्स। कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। और पीएच क्या हो गया? इंक्रीज हुआ बाय 1। पीएच इंक्रीज बाय 1, इजंट इट? यहां से यहां आपने कंसंट्रेशन का कितना डिक्रीज किया? 100 टाइम। यानी यहां डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज 100 टाइम्स। तो बेटा पीएच का क्या हुआ? इंक्रीज। तो पीएच कितने से इंक्रीज हुआ? इंक्रीज बाय 2। बोलो क्लियर? इसका मतलब एसिड में कंसंट्रेशन कम करोगे तो पीएच बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे तो पीएच कम होगी। समझ में आई बेटे बात? यानी हम ये बोल सकते हैं, फॉर एवरी 10 times decrease in concentration of acid, pH increases by 1। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, ठीक, तो पीएच बढ़ेगी हर 10 टाइम के लिए 1, एसिड के लिए। किसके लिए? एसिड के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। यानी अगर बेटे मैं यहां पे ऐसा बोल देता, आपको कहता pH of a solution is 4, it is diluted by
it is diluted, या pH of solution is 4, it is diluted from 10 milliliter to 1000 milliliter by adding water, obviously. What is new pH? What is new pH? कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपने pH पहले 4 ले रखी थी, आपने डिल्यूट किया 100 टाइम, यानी कंसंट्रेशन 100 टाइम क्या की, डिक्रीज। अगर डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, तो कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बाय 100 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, pH शुड इंक्रीज। सो pH इंक्रीजेस कितने टाइम्स, बाय 2। सो देयरफॉर न्यू pH कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो समझ में आया, ठीक, क्लियर हो रहा है। अब अगर मैंने बोला मेरे पास देयर आर 3 सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन 1 उसका pH 3 है, सॉल्यूशन 2 उसका pH 4 है, सॉल्यूशन 4 रादर 3 उसका pH 2 है। तो बोलो अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसका pH कम है, क्योंकि जिसका pH कम है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। उल्टा चल रहे हैं ना हम लोग, तो ऑब्वियसली यहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, सॉल्यूशन 3 इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 2 और अदर 1, ठीक, 1 विच इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 2। एम आई क्लियर, समझ में आता है। तो एसिड में कंसंट्रेशन डिक्रीज तो pH इंक्रीज, फॉर एवरी 10 टाइम्स increase is 1, clear? But same happens for base also. Is it correct that same happens for base also? So इसका pH निकालते हैं, इसका pH कितना आएगा। पहली बात तो यहां पे OH मिलेंगे, OH मिलेंगे तो यहां पहले क्या निकलेगा, OH की कंसंट्रेशन वो आएगी 10 to power minus 2, तो फिर निकलेगा POH, POH आएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो POH आ जाएगा यहां पर 2, तो pH कैसा आएगा 14 minus 2 दैट इज 12, pH कितना आएगा 12, क्योंकि बेस में तो POH निकलेगा ना बच्चे। अरे समझ में आया कि नहीं। अब यहां देखो इसका POH कितना आएगा, इसका pOH कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 to power minus 3, यानी POH इज 3, तो बोलो pH कितना 11। यहां पे इसी तरह से POH माइनस लॉग ऑफ 10 to power minus 4, यानी POH इज 4, तो pH कितना 10 है ना बेटा। अब यहां से यहां कंसंट्रेशन क्या की थी आपने, डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बाय 10 टाइम्स, तो pH भी क्या हुई, डिक्रीज हुई कि नहीं, pH ऑल्सो डिक्रीजेस बाय 1, यानी एसिड में कंसंट्रेशन डिक्रीज से pH बढ़ती थी, एसिड में कंसंट्रेशन डिक्रीज से pH बढ़ती थी, उल्टा था, यानी एसिड की हम बोलेंगे pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पर बेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन। समझ में आई मेरी बात? बढ़नी। अब यहां पे हम ये बोल सकते हैं फॉर एवरी 10 times decrease in concentration of base, pH decreases by 1। यानी एक बात क्लियर है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, है ना जी। और कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। बोलो समझ में आता है कि नहीं? अरे समझ में आया कुछ? वैल्यू भी पता नहीं तुम्हारे को क्या समझा रहा हूं, है पता है? मान लो अब दे दिया मैंने सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, इसका पीएच दिया 9, 10, 11 और बोला अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे एसिड में जिसका पीएच ज्यादा था वो वीक एसिड था, उसकी स्ट्रेंथ कम थी। पर यहां पे जितना पीएच ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी यहां पे सॉल्यूशन 3 इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 2 इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 1। बोलो बेटा थ्योरी समझ में आई कि नहीं? तो पीएच का स्केल क्या होता है, कहां से निकलता है? 14 का ही क्यों होता है? 7 न्यूट्रल पॉइंट क्यों होता है? 7 से नीचे एसिड क्यों है? 7 से ऊपर बेस क्यों है? कंसंट्रेशन कितना बढ़ाएं एसिड में, कितनी कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या पीएच में चेंज आएगा? बेस की कंसंट्रेशन कितना बढ़ाने से क्या पीएच में चेंज आएगा? बोलो समझ में आया? लोग तो इतने में पीएच ही खत्म करवा देते जितने में इतना समझाया है। ठीक ऐसे नहीं मैं चली जा रहा हूं सिलेबस को लेके, है ना? देयर इज समथिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपने काम पे। अभी तक सिर्फ भूमिका समझ में आई, वो वाली भूमिका नहीं है ना? आई तो नहीं है भाई भूमिका, यानी वो जो पहले लिखते ना मेरे भाई अपने, जिसमें भी इंट्रोडक्शन। सो दिस वाज एक्चुअली इंट्रोडक्शन। सो लेट वी स्टार्ट नाउ क्वेश्चंस। अभी केस गिनते जाना। ठीक, केस नंबर 1, केस नंबर 1, pH of strong acids, pH of strong acids। पहला हम निकालेंगे pH of strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालेंगे? देखो बेटे, हमें दिया कैलकुलेट द pH of 0.005 मोलर H2SO4। कैलकुलेट द pH of 0.005 मोलर H2SO4। ठीक है जी बेटे, हमें pH निकालना है। क्या हमें मोलैरिटी चाहिए? हमें नॉर्मेलिटी चाहिए। तो पहला काम होगा हम यहां नॉर्मेलिटी निकालेंगे। हालांकि वो लोग इक्वेशन से भी कर देते हैं कि एक H2SO4 2H देगा तो मोलैरिटी डबल हो जाएगी। बात वही आती, सीधे नॉर्मेलिटी भर दो। कान को यहां से जरूरी पकड़ लेना है ना? यूं पकड़ा जाता तो पकड़ लो ना यार। तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी फॉर एसिड। यहां मोलैरिटी थी 0.005, बेसिसिटी कितनी है? 2। बेसिसिटी कितनी है? 2। 2H देगा ये। तो यहां पे नॉर्मेलिटी यानी H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड वो कितनी आएगी? 0.01 आ जाएगी, यानी 10 to power -2। पर पीएच हम निकालते वाटर में। तो बेटा वाटर तो H3O पॉजिटिव तो वाटर में भी होते कि नहीं? कितने होते हैं वाटर में? H3O पॉजिटिव कितने होते भाई? लड्डू है तुम यार।
गधो 10 टू पावर -7 होते हैं। समझ में आई? हम 298 पे कर रहे हैं ना। तो टोटल H3O पॉजिटिव कितने आए? H3O पॉजिटिव टोटल कितने आए? 10 टू पावर -2 प्लस 10 टू पावर -7। बेटा 10 टू पावर -2 के सामने इसकी कोई औकात है? इसका मतलब समझ रहे हो? 0.01 में 0.0000001 जोड़ना है, कोई फायदा होगा? सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो वाटर के जो H3O पॉजिटिव होते हैं वो हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। वाटर के H3O पॉजिटिव हम नेग्लेक्ट कर देते होते हैं। इसलिए H3O पॉजिटिव टोटल कितने आ जाते हैं हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर -2। तो अब हमने pH में पुट किया -log ऑफ 10 टू पावर -2, तो क्या आंसर आया? 2। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई समझ में? आई गई? हो गई? कैलकुलेट, वो कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट pH of 0.005 molar H3PO3। कुछ और होती है। तो यहां नॉर्मेलिटी जो होगी वो होगी मोलैरिटी 0.05 इंटू बेसिसिटी। बेटे जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना, वैसे हर लिखा हुआ H डिस्प्लेसेबल, ये डाई बेसिक एसिड होता है। कैसा होता है? यानी ये 2 H देता है, डाई बेसिक। तो इसकी बेसिटी 2, इसकी बेसिटी 2। सर हमें कैसे पता चलेगा? है भाई? देखो बेटा, ये +2 में बताएंगे। बोले सर +2 में आएंगे? नहीं है ना, +2 में बताएंगे आपको सभी को, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में रख लो। नहीं आना होगा कोई बात नहीं। H3PO4 इसकी बेसिटी तो होती है 3, लेकिन H3PO3 की बेसिटी होती है बेटे 2। H3PO2 की बेसिटी होती है 1। H2SO5 की बेसिटी होती है 1। H3BO3 की बेसिटी होती है बेटे 1। फिलहाल के लिए इतना पचा लो, ठीक? दूरबीन लाई नहीं अपनी, मैं वही तो बोल रहा हूं, दूरबीन लाई नहीं अपनी। सो एनी हाउ, ऐसे करके हमारे पास ये कुछ दिमाग में रख लो, बाकी ये +2 में करवाएंगे। मेरे को पता तुम जाते कहीं नहीं, ठीक? तो +2 में इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे इसकी बेसिटीज निकाली जाती है ऑक्सो एसिड्स की, ठीक? कहानी इतनी थोड़ी होती, कहानी बहुत लंबी होती है। अब नॉर्मेलिटी आ गई 0.01 यानी 10 टू पावर -2। तो pH, अब बेटा इसका मतलब H3O पॉजिटिव फ्रॉम एसिड वो कितने आए? 10 टू पावर -2। और वाटर से कितने? 10 टू पावर -7। क्या वाटर के जोड़ूं? नेग्लेक्ट कर दूं ना भाई, तो सीधे pH निकाल दूं। तो -log ऑफ 10 टू पावर -2 यानी -log ऑफ O, मतलब क्या होगा? 2 आ जाएगा आंसर। तो बेटा बोलो निकालना आया कि नहीं आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आया? ओके, नेक्स्ट केस 2, स्ट्रॉन्ग बेस। केस 2, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेटा, हमें बोला कैलकुलेट द pH of 0.001 molar NaOH at 298 केल्विन। ठीक है जी। देखो बच्चे, normality in the case of base is molarity into acidity, and here acidity is acidity displaceable OH,
डिस्प्लेसेबल OH कितने हैं 1, मोलैरिटी कितनी 0.01 इंटू 1, तो 0.001 ही आया, 10⁻³ आया। पर ये बेस की कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है? अब बेस से क्या तुम्हें H3O पॉजिटिव मिलेंगे? बेस से क्या मिलेंगे? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव फ्रॉम बेस कितने मिल गए? 10⁻³ और OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर 10⁻⁷। वो तो उतने ही रहने ना भाई। एंड दीज आर वेरी स्मॉल, नेग्लेक्टेड बच्चे। इसलिए अब हमारे पास OH आ गए। पर बेटे क्या हमें OH चाहिए होते हैं? हमें तो H3O पॉजिटिव चाहिए होते हैं। तो दो वेज है। वे 1, पहला वे क्या है? पहला वे हमारे पास ऐसा है बेटा कि आप ऐसा करो, POH निकाल लो। POH इज माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ दैट इज 3। POH 3, पर अपने को पूछा क्या? pH। अभी हमें पता है pH जो होता है 14 - POH होता है कि नहीं? तो 14 - 3 आंसर कितना आ गया? 11। तो बेटे इसमें पहले POH निकाल लो बेस में और फिर 14 में से माइनस कर लो। मैं 1000 बार बोलूंगा कि बेस में आपने पहले POH निकाल के 14 में से माइनस करना है, पर पेपर में तुम क्या करोगे? POH निकाल के ना वही टिक कराओगे, 14 से माइनस करना भूल जाओगे, गारंटेड है। ठीक, अभी तो हम नहीं भूलेंगे सर। बेटा पेपर का, एग्जामिनेशन का प्रेशर कुछ और होता है। हम अपने नाम के अक्षर लिखना भूल जाते कई बार, मालूम? ठीक, तो बेसिकली मैं इससे ज्यादा क्या चाहता हूं कि ये भूलना भुलाना छोड़े। वैसे तो आसान तरीका यही है, बट अब भैया हम थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, हमें पंगा ही ना लेते कि भूल जाए। हम ये समझे कि हमें निकालने H3O पॉजिटिव है। यहां से हमें OH नेगेटिव मिल गया, वो मिल गया 10⁻³ मेरे को निकालना H3O पॉजिटिव। मैं जानता था कि KW जो होता है वो H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का प्रोडक्ट होता है। तो जो H3O पॉजिटिव होता है वो KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव हो जाएगा। KW की वैल्यू मालूम थी मेरे को 10⁻⁴, और OH की वैल्यू ऊपर थी। तो यहां H3O पॉजिटिव कितने आ गए? 10⁻11। डायरेक्ट pH निकला माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻11। आंसर इज 11। हाँ, फर्स्ट वे ज्यादा आसान है, बशर्ते भूलो नहीं। फर्स्ट वे डेफिनेटली बेस के लिए POH निकालना इज अ बेटर इशू, बट ये याद रखना POH नहीं पूछते, क्या पूछते हैं? pH। तो 14 में से माइनस करना भूलना नहीं, और कहीं POH पूछा हो तो जबरदस्ती माइनस भी मत कर देना। सर ने बोला था 14 में से माइनस करना भूलना नहीं, कब बोला था ये तो भूल ही गए। ठीक, तो pH बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की कैसे निकाल सकते, बोलो क्लियर? चले आगे। केस नंबर 3, जितने मैं केस करवाऊंगा ना उतने इन्होंने पूरे पेज नहीं लगवाए इक्विलिब्रियम में। ठीक बेटा, ऑलमोस्ट 30 केसेस आते हैं, पर वो 30 केस जब कर लोगे ना पुत्र, तो तुम्हें लाउड एंड क्लियर पता होगा कहां पे कौन सा लगना है। और तो ढूंढते रहेंगे ना बीच में फार्मूला कौन सा लगाऊंगा। ठीक, तुम्हें मैं ऐसी टेंशन नहीं आने दूंगा। ठीक, ये चुटकियों में PH निकलेगा तुम्हारा। केस 3 होगा वीक एसिड वीक बेस। मतलब पहले वीक एसिड अब सर पहले तो ये बताओ जी, हमें क्या सपना आएगा कि वीक एसिड है वीक बेस है? आपने तो 2-4 बता दिए हमारे को,
हमारे को तो यही पता कि एसिटिक एसिड वीक होता है, कोई और दिया होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई सपने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में Ka दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है वीक है, तो एसिड वीक है। और अगर अल्फा दिया है 200% वीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो तो वीक के लिए होगी, स्ट्रॉन्ग तो 100% डिसोसिएटेड होता है, समझे? और के भी किसके लिए देते हैं? वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग से तो सारे H पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक। अब मान लो आपको क्वेश्चन 2 दे दिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 बोला कैलकुलेट pH of 0.02 molar acetic acid having Ka 1.8 into 10 to power minus 5, ठीक। काके Ka दिया, Ka दिया तो वीक है। अब कल का दिन याद करो, रात को जब हम पढ़े थे, आपको पता है किसी वीक एसिड के H3O पॉजिटिव जब निकालते हैं ना पोस्ट डिल्यूशन लॉ में, वो रूट ऑफ Ka इंटू सी होता है। ये कल रात को किया हमने फॉर्मूला कि H3O पॉजिटिव ऑफ अ वीक एसिड इज रूट ऑफ Ka इंटू सी। तो काका जी यहां पे H3O पॉजिटिव जो है वो रूट ऑफ Ka 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 एंड सी 0.02 है जी, ठीक है जी। यानी H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितनी आ गई? रूट ऑफ 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 लिख दूं? सर ये कैसे आ गया? 2 इंटू 1.8 कितना आ जाएगा? 3.6, और इसका 10 टू पावर माइनस 2 जुड़ जाएगा। यार इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, सौखा हो जाएगा। तो H3O पॉजिटिव जो है वो बन जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। मजे आ गए, आसानी से सॉल्व हो गया। थोड़ा बहुत भेजा तो लगाना पड़ता है। अब इसका पीएच कितना आया फिर? माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, मतलब पीएच आ गया माइनस लॉग ऑफ 6 प्लस 4 लॉग 10, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और माइनस प्लस होगा कि नहीं? तो 4 के आगे प्लस का साइन आएगा कि नहीं? तो पीएच आ गया माइनस लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 6 की वैल्यू 3 और 2 के लॉग को जोड़ दो, 3 और 2 के लॉग को जोड़ दो, क्या होता है 2 का लॉग और 3 का लॉग? तो बेटा ये आ जाता है, तो यहां पे लिख दो माइनस 0.78 लिख दूं यार, राउंड ऑफ करके। कौन इतना पंगा लेता रहेगा? और आगे प्लस 4 में से इसको सबट्रैक्टा और आंसर क्या निकाला? 3.22 आगे आंसर। बोलो क्लियर? कोई दुख दुविधा परेशानी? क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। कैलकुलेट द pH of 0.01 molar HCN which is 5% dissociated at 298 Kelvin। अरे भैया 5% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक हो गया। अब कल ही के लेक्चर में पढ़ा कि H3O पॉजिटिव ऑफ वीक एसिड इज सी अल्फा, कल रात को पढ़े थे सर, नींद में थे जी। H3O पॉजिटिव सी अल्फा के बराबर होता है, ठीक। तो यहां पे H3O पॉजिटिव जो हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी?
0.01 अल्फा 5/100 परसेंटेज नहीं भरते ना यार, है ना। मतलब क्या हो गया 5 × 10⁻⁴। हाँ जी, तो pH माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁴, मतलब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 प्लस 4 log 10, यानी -0.6990 प्लस 4। तो बोलो pH 3.31 लिख दे, इतना चला लेते हैं। बोलो क्लियर। तो वीक एसिड वीक बेस का कैसे निकालते, अगर Ka दिया हो तब कैसे, और Ka अगर अल्फा दिया हो तब कैसे, बोलो पता चल गया, समझ में आ गया कि पिछला भी चला गया, पक्का। अगर वीक बेस होगा तो कोई बात नहीं, इधर K भी दिया होगा, अल्फा तो वैसे ही दिया होगा, और वीक बेस में H3O पॉजिटिव की जगह क्या निकलेंगे OH, तो फिर क्या निकलेंगे POH। POH निकला तो 14 से माइनस कर देने का। आज कितने केस करवाए सर ने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड हैविंग Ka, वीक एसिड हैविंग अल्फा, वीक बेस हैविंग Kb, वीक बेस हैविंग अल्फा। ये हम गिनेंगे नहीं, केस तो 3 ही करवाए ना, ये तो आगे मतलब तरीके बताए उसके। इसको नहीं बोलना सर ऐसे गिना के 10-30 कर देंगे, नहीं नहीं, ऐसे गिना के 30 नहीं करेंगे अपना, है ना। ये तो सिर्फ मतलब उसके आगे पार्ट्स है, पर आपको केस ही उतने सारे बताएंगे अपन। क्लियर है बेटा आज का लेक्चर। अब हम मिलेंगे कल शाम को, वही 9 बजे हमारा मिलन होगा, ठीक। वही लैपटॉप के आड़े, ठीक, लैपटॉप के नीचे छुप छुप के, ठीक। कल 9 बजे पीएच को आगे करवाएंगे। पर आज आपकी असाइनमेंट डिस्कशन थी थर्मोडायनेमिक्स, एस ब्लॉक थी, तो करके लाए हैं, जल्दी बोलो करके लाए कि नहीं। यस सर। चलो फिर फटाफट से जो एक आधा 2 क्वेश्चन है